अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब देखिए क्या है। एक टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। इनर्शिया का मतलब होता है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग एनी टाइप ऑफ चेंज इन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी में किसी भी तरह का चेंज जो हो रहा है उस चेंज को रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया। ठीक, तो यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है इट इज बेसिकली रेजिस्टेंस टूवर्ड्स रोटेशनल मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन में है या जाना चाहता है तो उसको जो भी रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे सोचो एक हल्का ऑब्जेक्ट है और एक भारी ऑब्जेक्ट है, दोनों को खींचना है तो किसको खींचना आसान है? हल्के ऑब्जेक्ट को। यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन हल्के ऑब्जेक्ट को देना आसान है। और मास कम होना इसका मतलब इनर्शिया कम होना। ठीक, इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो हम कह सकते हैं कि उसका ट्रांसलेशनल मोशन इजीली हम उसको दे सकते हैं, करेक्ट। लेकिन रोटेशनल मोशन में अगर इसी चीज की बात किया जाए तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको रोटेट कराना कठिन है, या अगर वो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है तो उसको रोकना कठिन है। बात समझ में आया? जिस तरीके से लीनियर मोशन में मास काम करता है, रोटेशनल मोशन में सेम तरीके से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी मैंने आपको बोला एक हल्का ऑब्जेक्ट एक भारी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगर सोचो मूव कराना है तो ऑब्वियस है हल्के को मूव कराना आसान है। अगर ये ऑलरेडी मूव करते हुए आ रहे हैं तो इस बार रोकना किसको आसान है? हल्के ऑब्जेक्ट को या भारी ऑब्जेक्ट को? अगर दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते आ रहे हैं, एक हल्का एक भारी है, लीनियर मोशन में है, मूव करते हुए आ रहे हैं, दोनों में से रोकना किसको आसान होगा? कुछ लोग कह रहे हैं हल्के वाले को, कुछ भारी वाले को। देखो हल्के वाले ऑब्जेक्ट को ही रोकना आसान है। एक हाथी चल के आ रहा है और एक तरफ कोई छोटा मोटा जानवर चल के आ रहा है तो ऑब्वियस छोटे मोटे को रोक पाएंगे, हाथी कौन रोक पाएगा? जिसका मास बहुत ज्यादा है तो उसके बाद मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है, उसको रोकना आसान नहीं है। इसका मतलब लीनियर मोशन में जो रेजिस्टेंस क्रिएट करे वो है मास, जिसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हो गया रेजिस्टेंस इन रोटेशनल मोशन। ठीक, जैसे इनर्शिया के अगर मैं और डेप्थ में चलूं, आप लोगों को मूवमेंट ऑफ फोर्स तो बताया ही है। मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ एरिया होता है एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ मास होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जरा चेक करिए, मूवमेंट ऑफ मास अगर मैं निकालूं so that will be mass into perpendicular distance. Let us consider ये कोई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस के अबाउट ये कोई एक मास है m1 मास, और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो है r1। तो क्या ये m1 इंटू r1 हो जाएगा? बोलो भाई, मोमेंट ऑफ मास मतलब m1 इंटू r1 यानी मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही मोमेंट अगर फिर से निकाल दिया जाए, यानी कि मूवमेंट ऑफ मास का मूवमेंट अगर निकाला जाए तो यानी इस बार फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा। बोले यार mr पहले ही था, एक बार r का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो यही बन जाएगा mr स्क्वायर। इसी mr स्क्वायर को बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। mr स्क्वायर को क्या बोलते हैं? सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। और अगर ऐसे ही ढेर सारे मासेस हों तो सबका मोमेंट ऑफ मास हम निकाल लेंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस, इतने में कोई डाउट हो तो बताइए, बोलो भाई, क्लियर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रोटेशनल मोशन। फार्मूला कहां से आया? तो उसके लिए हम लोगों ने मोमेंट ऑफ मास निकाला, दैट इज m इंटू आर। मोमेंट ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास का फार्मूला आया था, याद करो, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो वो m1x1 क्या था? मोमेंट ऑफ मास, ठीक। लेकिन मोमेंट ऑफ मास का फिर से अगर मोमेंट निकाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ मास, उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसके अबाउट ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा था, ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अगर हम लोग निकालते हैं तो इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I बराबर m r स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, ये m2 मास है और इसका डिस्टेंस r2 है, इधर कोई m3 मास है और इसका डिस्टेंस मान लो r3 है, ठीक है। तो अब बताओ बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? भाई ये केवल एक ऑब्जेक्ट का था, इस कंडीशन में अगर तीन तीन ऑब्जेक्ट हैं तो सभी का इनर्शिया निकालेंगे और उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, सिंपल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सिंपल फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू सिग्मा m r, ठीक। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है I बराबर m r स्क्वायर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाए तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू सिग्मा m r स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालो एक्स एक्सिस के अबाउट, ये एक्स एक्सिस है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका अपना मास मान लो m है, ठीक। तो आपको फिर ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। बोलो यार, ये डिस्टेंस कितना होता है? y। भाई अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस y के बराबर होती है, ठीक। तो इसका इनर्शिया कितना होगा बेटा? Ix इज इक्वल टू सिग्मा my स्क्वायर। इज दिस करेक्ट? और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर y एक्सिस के अबाउट निकालोगे Iyy, तो दैट विल बी सिग्मा mx स्क्वायर। क्लियर है? सेम इसी चीज पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि भाई एक ये मान लो एक स्क्वायर है, 4 मीटर उसका साइड लेंथ है और उसके वर्टेक्स पर इस तरह के मासेस रखे हुए हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें किया था सेंटर ऑफ मास में, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन ये। मान लीजिए 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg, ये 4 मासेस हैं। आपसे कहा जाए बेटा इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये सिस्टम अगेन डिस्क्रीट सिस्टम है। डिस्क्रीट मतलब आपको मैंने सिखाया था जिसमें सारे मासेस अलग अलग हों, ये इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे ऐसे सब अलग अलग हैं, तो डिस्क्रीट सिस्टम है। इस तरह के डिस्क्रीट सिस्टम में आपसे कहा जाए बेटा इसका आप हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर बताओ, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बात हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं, ठीक। रोटेशनल मोशन में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला जा रहा है। क्लियर? तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे होगे तब तो इनर्शिया निकालेंगे। क्लियर? तो एक्सिस होना बहुत जरूरी। तो अगर मान लो क्वेश्चन में मैं एक्सिस दे रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा हूं तो फिर उससे ज्यादा अच्छी बात है। फिर हम सबसे नीचे वाली लाइन को एक्स एक्सिस मानेंगे, सबसे किनारे वाली लाइन को वाई एक्सिस मानेंगे। बात समझ में आई?
लेकिन अगर मान लो गिवन है कि एकदम बीच से ये एक्स एक्सिस है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी एक्सिस होगी। फिलहाल मैं क्योंकि यहां दिया नहीं है तो हम लोग ये सबसे नीचे वाली लाइन को क्या मान रहे हैं, एक्स एक्सिस, और सबसे लेफ्ट साइड वाली इस लाइन को क्या मान रहे हैं, वाई एक्सिस। अगर बेटा मैं आपसे कहूं इस सिस्टम का एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया बताओ, तो क्या फॉर्मूला वही है, m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 स्क्वायर प्लस m4 y4 स्क्वायर। सिंपल। m1 1 kg है, y1 कितना है, 0, y1 कितना है, m2 कितना है, y2 कितना है, बोलो यार, एक्स एक्सिस पर है, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। m3 कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है उसका, +4 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, और ये कितना आएगा, कितना आएगा ये 112। यूनिट क्या आएगी इसकी, केजी मीटर स्क्वायर, भाई एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो मास हो गया केजी में, डिस्टेंस हो गया मीटर में, उसका स्क्वायर। दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट बेटा इनर्शिया बताना है, ये है हमारा वाई एक्सिस, इसके अबाउट इनर्शिया बताना है, बताओ जरा। 1 इंटू +2 इंटू, सही है भाई, +3 इंटू +4 इंटू, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा भाई, केजी। क्या ये बात समझ में आ रही? सिंपल क्वेश्चन, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन, कि डिस्टेंसेस एक्स वाई हमें सिंपल पता है, ठीक, अपना रखो एम आर स्क्वायर और निकाल के रख दो। इस वैरायटी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्कूल्स के पेपर में, इस तरह का आपसे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है स्क्वायर पे रखा जाए, स्क्वायर की जगह हो सकता है बेटा रेक्टेंगल दे दे, ये वाला अलग कर दे, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना कि कौन सी डिस्टेंस अलग है। क्लियर है? हो सकता है ट्रायंगल दे दे। अब ट्रायंगल में जो मैंने पिछले सेंटर ऑफ मास में जो चीज सिखाई थी, डिस्टेंस थोड़ा ध्यान से देखना। बस डिस्टेंस अगर देख लेते हो, अगर तुम कोऑर्डिनेट समझते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये क्वेश्चन के गलत होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको भी गलत कर ले गए तो फिर आप छोड़ दो 11 में पढ़ना, तो कोई मतलब नहीं है भाई। इसमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही तो है, इसमें और क्या है बताओ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट 4,0, उसका कोऑर्डिनेट 4,4, इसका कोऑर्डिनेट 0,4। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर 11 में कोई जरूरत नहीं है आपकी, आप वापस जाइए 10th, है ना। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये एक एकदम सिंपल सा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको हर हालत में आना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने किसी भी एक डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो सीख ही चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने सीख लिया। ठीक, अब आते हैं किसी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम। अब एक चीज जरा बताइए, अगर कोई एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, मैं इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं। ठीक, पहले क्या था, इसके पहले वाले में हमारे पास अलग अलग मासेस थे, m1 m2 m3 m4। ठीक, तो हमने कह लिया भाई m1 की सर डिस्टेंस y1 है, m2 की डिस्टेंस y2 है, उसकी y3 है, उसकी y4 है, तो सबके लिए हमने लिख दिया। अब जब ये पूरे का मास है मान लो कैपिटल M, मुझे इसका इनर्शिया निकालना है, तो क्या तरीका है। अब एक बार में तो हमें पता नहीं है कैसे निकालेंगे हम, बोलो भाई, एक बार में तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा
एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट का मास कितना होगा, dm। इस एलिमेंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, y, और इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो यार, तो सोचते हो ना। तो y एक्सिस के अबाउट इनर्शिया अगर आप निकालोगे आई वाई वाई, तो वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन, फार्मूला तो mr² होता है, यानी कि सोचो, सही है। और x एक्सिस के अबाउट अगर मैं इनर्शिया निकाल दूं तो ध्यान दीजिएगा, जब x एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो फार्मूला में y आता है, जब y के अबाउट निकालते हैं तो x आता है। सेंटर ऑफ मास में ऐसा नहीं होता था, सेंटर ऑफ मास में x कोऑर्डिनेट का फार्मूला था इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm, बोलो यार। y कोऑर्डिनेट का फार्मूला था इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm, लेकिन यहां पर उल्टा होता है, और है एकदम जेन्युइन सी बात कि अगर ये एलिमेंट है x एक्सिस के अबाउट निकालना है तो डिस्टेंस कितनी होगी, और y एक्सिस के अबाउट निकालना है तो डिस्टेंस कितनी होगी, होना चाहिए ऐसा, क्लियर। तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है अगर कोई कंटिन्यूअस सिस्टम है तो, ठीक। तो आइए कंसीडर करते हैं एक कंटिन्यूअस सिस्टम। लेट अस कंसीडर अ रॉड, ये एक रॉड है, अगेन इसका मास m है और इसका लेंथ l है। इसका मान लीजिए हम लोग को इस एक्सिस के अबाउट, ये एकदम सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठीक। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, ये ऐसा रॉड है, एक्सिस ये है, एकदम सेंटर से ये पास हो, तो इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, मिडिल पॉइंट पे ऐसे घूमेगा। इसके अबाउट इनर्शिया निकालना है, क्या तरीका है, सेम सेंटर ऑफ मास वाला मेथड। एक एलिमेंट मानो, इसका मास dm, इसकी लेंथ और इसकी अपनी लेंथ कुछ मान लो dx है, ठीक। अब जरा सोचो, अगर मैं इस y एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला तो वही है, इंटीग्रेशन x² dm। फिर से वही बात आई, x को कन्वर्ट करो m में या m को कन्वर्ट करो x। तरीका यूनिटरी मेथड, कि जब लेंथ l था तब मास m था, अभी लेंथ है मान लो dx, तो मास है dm, और वो यूनिटरी मेथड से कितना आएगा, m/l इंटू dx, वही dm उठा के रख दो, इंटीग्रेशन x² टाइम्स m/l इंटू dx। अब देखो x के टर्म्स आ गए, m/l बोलो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x² dx अंदर रहेगा, ठीक। अब ये इंटीग्रेशन केवल x के रिस्पेक्ट में, और x की मिनिमम वैल्यू सोचो क्या हो सकती है, x है क्या, एलिमेंट की एक्सिस से दूरी है x, है ना। तो ये एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा इधर कोने पे होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, -l/2, सोचो। और जब इधर कोने पे होगा तो यही डिस्टेंस +l/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? So this will be integrated from -l/2 to +l/2, ठीक। सो m/l को करेंगे बेटा बाहर, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, फ्रॉम -l/2 टू +l/2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, m/3l, x³ बचा ना, लिमिट लगाओ जरा, l³ ये होगा l/2 का होल क्यूब माइनस -l/2 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, +l³/8। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं, m/3l करते हैं बाहर और लिमिट लगाते हैं, केवल x³ है, लिमिट लगाते हैं, l/2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट -l/2 का क्यूब। अब बताओ कितना आएगा,
एल क्यूब बाई 8 माइनस एल क्यूब बाई 8, तो 2l क्यूब बाई 8 यानी एल क्यूब बाई 4, सही है। एल क्यूब बाई 4, तो ये कितना बनेगा? इट इज एम एल क्यूब बाई 4, 4 ये और 3 ये, 12 एल, एक एल से एक एल कैंसिल होगा, तो ये एम एल स्क्वायर बन जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, so that will become ml square by, क्या लिखा है? अरे वो मिसप्रिंट होगा, ml स्क्वायर बाई 12। मिसप्रिंट तो हो जाता है ना यार, किताब जब छपती है तो कहीं पे हो सकता है छोटा मोटा इधर से स्क्वायर उधर खिसक गया हो। ml स्क्वायर बाई 12, ये सही है, ठीक। फॉर्मूला होता है बेटा mr स्क्वायर, ठीक। तो मास इंटू देखो डिस्टेंस का स्क्वायर, जबकि मास का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं होता है, एम स्क्वायर आर फॉर्मूला नहीं होता, मिसप्रिंट होगा। फिलहाल ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पक्का है, ठीक। तो इस रॉड का सेंटर से पास होने वाली ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम बोलो सेंट्रॉइडल एक्सिस भी हो सकता है। सेंट्रॉइड से पास हो रही है कि नहीं भाई? मिडिल पॉइंट जो है क्या वो सेंट्रॉइड है? इसका जो मिड पॉइंट है रॉड का, क्या वो सेंटर ऑफ मास है? वही सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड से पास होने वाली एक्सिस क्या कहलाती है? सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ml स्क्वायर बाई 12। अच्छा, इस बार ये वही रॉड है और इस बार ये एक्सिस है। जो एक्सिस बीच में थी अब उसकी जगह हम किनारे ले गए उसको। ये मास m है और इसका लेंथ l है, ठीक। ये एक्सिस है। अब बताओ बेटा क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगेन मेथड इज सेम, मेथड इज अगेन सेम। एक क्या मानना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर ये एलिमेंट है, इसका मास dm, इसकी लेंथ dx और एक्सिस से दूरी x। फॉर्मूला फिर से वही है, y एक्सिस के अबाउट निकालना था, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm। dm की वैल्यू बोलो किस मेथड से आती है? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है? जब लेंथ l तब मास m, अभी लेंथ dx तो मास dm, दैट इज m by l इंटू। तो क्या यहां भी वही लिख सकते हैं? m by l इंटू dx। फिर से वही आएगा m by l बाहर, x स्क्वायर dx अंदर। वहां पर सेम स्टेप पर आने के बाद हमने लिमिट लगाई -l/2 से +l/2। अभी बताओ जरा क्या होगा? यस, क्या इस बात का कुछ फील आ रहा है कि क्यों 0 से l बोल रहा है? ये एलिमेंट एकदम किनारे होगा तो 0, एकदम इधर किनारे होगा तो l, क्योंकि इस बार एक्सिस इधर थी हमारी, तो ये हमारे लिए आसान हो गया, है ना। तो ये बनेगा m by l। x स्क्वायर का भाई क्या होता है? फ्रॉम 0 to l, तो दैट विल बिकम m by l, l क्यूब by 3 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये सॉल्व होकर के क्या आएगा? ml स्क्वायर बाई। तो किसी भी रॉड का देखो, रॉड को इसके मिड पॉइंट के अबाउट भी हम घुमा सकते थे ऐसे ऐसे, मतलब अच्छे से नहीं घुमा पा रहे एकदम ऐसे ही, इसमें छेद करके अगर एक एक्सिस बना दें तो इसके अबाउट भी घुमा सकते हैं और इस एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? घुमाना ही तो है, घुमा सकते हैं, ठीक। जब सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तब इनर्शिया है ml स्क्वायर बाई 12, ठीक। और जब किनारे वाली एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ml स्क्वायर बाई 3। दोनों में ज्यादा इनर्शिया किस में है? ये ज्यादा है या ml स्क्वायर बाई 12 ज्यादा है? इसका मतलब इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमाना कठिन है या सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घुमाना कठिन है?
जहां इनर्शिया ज्यादा वहां रेजिस्टेंस भी ज्यादा। इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? रेजिस्टेंस टू रोटेशनल मोशन। रेजिस्टेंस टू रोटेशनल मोशन। जितना ज्यादा इनर्शिया, रेजिस्टेंस फॉर रोटेशनल मोशन उतना ज्यादा। क्लियर? तो यहां पे इनर्शिया ज्यादा है ना, इसका मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कराना कठिन है। यही कारण है कि ये पेन है, इसको मैं इसके अबाउट तो घुमा ले रहा हूं, लेकिन इसके अबाउट एक हाथ से नहीं घुमा पाएंगे आसानी से, ज्यादा जो है इफर्ट लगेगा। बात समझ में आई? जो काम लीनियर मोशन में मास करता था, सेम काम यहां पर कौन करता है? मोमेंट ऑफ। इज दिस क्लियर? दिस वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। पूछा जा सकता है और हो सकता है आपको स्कूल में भी ये पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट, दिस टाइम वी आर स्टडीइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अगर हम लोग एक रिंग कंसीडर करें, ये रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो। रिंग का रेडियस बेटा r है और इस रिंग का मास m है। ठीक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट दिस एक्सिस। ये एक्सिस है, देखो z एक्सिस है। ठीक? इस एक्सिस के अबाउट आपको इस रिंग का इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर? इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे? अब अगर रिंग है, सोचो तो हमको देखो, रिंग का मतलब ये हो गया, ऐसा रिंग है, ठीक है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके का रिंग है। अब रिंग का मतलब सिर्फ ये होता है इसके पास यही आउटर एलिमेंट है जो भी है। अगर रिंग की बात करें तो सिर्फ सर्कमफेरेंस होता है उसके पास, बीच में तो खाली है। अब हमें निकालना है इसका इनर्शिया, वो भी ये इस जेड एक्सिस के अबाउट। क्लियर? तो फिर से वही बात है, पूरे रिंग का तो एक बार में हमें निकालना आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट मानेंगे। मान लो भाई ये एलिमेंट है, इसका मास dm, इसकी लेंथ जरूरत पड़ेगी तो dl मान लेंगे, और इसका रेडियस कितना है भाई? तो वही है, रेडियस बदल गया क्या? ये तो वही है ना, रेडियस रिमेन सेम। तो अगर ये z एक्सिस है तो इस तरह की z एक्सिस के अबाउट बताओ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला होता है भाई इनर्शिया का? mr² होता है। एलिमेंट का मास कितना है? dm, और डिस्टेंस कितनी है उसकी एक्सिस से? r के बराबर। चेक करो, ये एक्सिस है, इस एक्सिस से उस एलिमेंट की दूरी बताओ कितनी है? रेडियस के बराबर है कि नहीं है? तो दिस फॉर्मूला विल बी इंटीग्रेशन r² dm। सिंपल। इनर्शिया का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, I बराबर mr², मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस आप बस बता दो एक्सिस से कितनी है, ये एक्सिस है, रेडियस के बराबर है, सो दैट इज r² dm। यहां पर बोलो ये जो कैपिटल R है ये कांस्टेंट है। कैसा है ये? कांस्टेंट है, बाहर करो। और इंटीग्रेशन dm की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? टोटल मास m। तो इनर्शिया की वैल्यू बेटा कितनी आई? यानी कि z एक्सिस के अबाउट अगर हम घुमाएंगे तो इनर्शिया की वैल्यू है I बराबर mr। कोई डाउट इसमें? किसी को भाई कोई डाउट हो बताओ? क्लियर है? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की बजाय अगर मैं आपसे डिस्क का कहूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, लेट अस सपोज डिस्क। अगर डिस्क के लिए आपसे कहा जाए, ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क का मतलब क्या होता है? इसके अंदर का ये सब कंसीडर्ड है, इट इज लाइक प्लेट। प्लेट, सर्कुलर प्लेट जो होती है उसमें अंदर का भी एरिया है, कंसीडर्ड है। अब जो एलिमेंट होगा, देखो एलिमेंट मानेंगे वही सेम काम करेंगे। एलिमेंट बताओ, मास तो m है और इसका रेडियस r है,
ठीक है। एलिमेंट आप मुझे बताइए कैसा होना चाहिए, एलिमेंट कैसा होना चाहिए? एलिमेंट हमेशा ऐसा होता है जिसको अगर पकड़कर स्ट्रेच करें तो वही फिगर बन जाना चाहिए। पिछले वाले में चेक करो, अगर मैं इस एलिमेंट को ऐसे पकड़ के खींच दूं तो क्या रिंग बन जाएगा? इसके पहले वाले में चेक करो, अगर इस एलिमेंट को ऐसे खींच दें तो क्या रॉड बन जाएगा? ठीक, ये एलिमेंट देखो रेक्टेंगल जैसा है और वो एलिमेंट देखो आर्क जैसा है, डिफरेंस है दोनों में। चाहते तो वहां भी रेक्टेंगल मान लेते हैं, बोलो यार, लेकिन रेक्टेंगल को खींचेंगे तो लाइन बनेगी, रॉड बनेगा, तो हमने वैसा नहीं माना, हमने कर्व में मान लिया। आई बात समझ? तो एलिमेंट हमेशा ऐसा होता है जिसको पकड़ के अगर खींच दें तो वो वही डायग्राम बन जाए। अब आप बताओ, अगर हमें प्लेट बनानी है तो एलिमेंट कैसा होना चाहिए? ट्रायंगल को पकड़ के खींचोगे तो बड़ा ट्रायंगल बनेगा या प्लेट बनेगा? हाँ, कैसा? अच्छा, वो हम समझ गए, तुम ऐसा ऐसा कह रहे हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, इनका पॉइंट सही है, वो पॉइंट इनका सही है। इनका मतलब ये है कि सर एक सेक्टर मान लो लाइक दिस, ऐसा एक सेक्टर मान लो और उस सेक्टर को पकड़ के खींचो तो बन जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा आप लोगों ने बोला सर सर्कल मान लो, तो सर्कल नहीं रिंग बोलना चाहिए, सर रिंग मान लो। ठीक, जो भी आपने पढ़ा है, अगर मैं सेम ऐसा रिंग जैसा एक एलिमेंट मान लू, सोचो, इफ वी कंसीडर दिस एज एलिमेंट, देखिए जरा, ये मान लीजिए हमने एक एलिमेंट मान लिया, ठीक, इट इज जस्ट लाइक अ रिंग। इस रिंग का रेडियस कुछ अलग होगा बेटा, इस रिंग का रेडियस इस बार कैपिटल आर तो नहीं है, दैट विल बी सम स्मॉल आर। इस रिंग का मास ऑब्वियस है बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू दैट प्लेट, प्लेट के कंपैरिजन में इसका मास जो है वो कम होगा, तो हमने इसका मास मान लिया dm। अब आप मुझे बताओ, इस पूरे सिस्टम का अगर मुझे इनर्शिया निकालना है z एक्सिस के अबाउट, तो क्या उसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। इस बार चेक करो, कैपिटल आर नहीं लिखा है, स्मॉल आर लिखा है। क्यों स्मॉल आर लिखा है? क्योंकि रेडियस अलग है इस बार। पिछली बार वो सरकमफेरेंस पे था, तो हम एलिमेंट कहीं भी मानते, हम चाहे यहां मानते यहां मानते, या भाई मानोगे तो रिंग पे ही ना, कहीं भी मानते, उसका रेडियस कैपिटल आर के ही बराबर होता। लेकिन इस बार वो कैपिटल आर के बराबर नहीं होगा। क्लियर? तो अब अगर हमें निकालना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेथड तो वही यूनिटरी मेथड लगेगा भाई, अब है ना, m को बदलो r में या r को बदलो m में। कैसे बदल सकता है? इस बार बेस बनाएंगे एरिया को, कि सर जब एरिया था पाई आर स्क्वायर तब मास कितना था? m। अभी एरिया कितना है इस एलिमेंट का? एरिया कोई बता सकता है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये अंदर वाला एरिया हुआ। सोचो, इनका मतलब ये है कि सर ये करो, मान लो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस सर मान लो dr, ठीक। इनका मतलब ये है कि सर अगर मुझे इस एलिमेंट का एरिया निकालना है dA, तो मैं ये करूंगा पाई r प्लस dr का होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। बोलो सही है? ध्यान से देखिएगा इसको, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं इसको सॉल्व करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा पाई डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर। बोलो यार, डी आर का स्क्वायर क्या होगा? डी स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं होगा, डी आर एक साथ है। डी आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो थिकनेस है ये बहुत बहुत छोटी है, तो ये डी आर बहुत छोटी डिस्टेंस है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर 1/16 और छोटा, 1/16 का स्क्वायर 1/256 और भी ज्यादा छोटा। मतलब छोटी चीज का स्क्वायर बहुत छोटा होगा तो इसको नेग्लेक्ट करो, नेग्लेक्ट हो गया, क्या बचा एरिया? क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात? देखो इतना दिमाग या तो हम लगाएं या तो हम सीधे कैंची लाएं और इसको यहां से काट दें। जैसे ही काटेंगे इसको ऐसे खोल देंगे, क्या ये पट्टी जैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल जैसा एक स्ट्रिप बन जाएगा खाली। भाई ये क्या चीज है? ये एक सेलो टेप चिपकाया हुआ है, समझ लो ऐसा। बस इसको कट करो और इसे खोल दो। अगर किसी एक सर्कुलर टेप को काट के ऐसे खोलोगे तो रेक्टेंगल बनेगा। उस रेक्टेंगल का एरिया बोलो भाई, जितना सरकमफेरेंस होगा क्या भाई उसका लेंथ है? बोलो यार, कितना सरकमफेरेंस और उसकी थिकनेस कितनी है? तो 2 पाई आर इंटू डी आर एरिया। क्या ये बात समझ में आई? मतलब ये एलिमेंट का एरिया निकालने के दो तरीके हैं, या तो ऐसा करो या तो उसको कट करके खोलो, रेक्टेंगल बनेगा। सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई भी वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो 2 पाई आर डी आर। आप कहोगे सर जब एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर था तब मास m था, अभी एरिया है 2 पाई आर डी आर के बराबर, तो अभी मास कितना है एलिमेंट का? dm, और वो dm कितना आएगा? m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। सो m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इनफैक्ट 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r डी आर। चेक कर लो, पाई से पाई कैंसिल। सो R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r डी आर। इसमें कुछ कांस्टेंट है क्या? 2 कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, बोलो कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा? स्मॉल r क्या है? एलिमेंट का रेडियस। मिनिमम कितना हो सकता है एलिमेंट? छोटा सा, 0। मैक्सिमम कैपिटल R। सो दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू, कुछ समझ आई बात? सो दैट विल बी 2m अपॉन R स्क्वायर, और R क्यूब का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। सो 2m अपॉन R स्क्वायर इंटू R की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0। तो बेटा वैल्यू कितनी आई? कुछ समझ में आया? किसी रिंग को अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ रिंग को, तो उसका इनर्शिया कितना आया था? I बराबर mr स्क्वायर। सेम मास का, सेम रेडियस का डिस्क ले आके घुमाओ, तब कितना आया? किसको घुमाना आसान है? जिसका इनर्शिया कम उसको घुमाना आसान, डिस्क को रोटेट करना आसान है। बोलो यार, है ना? तो कहने का मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी कभी निकालने को बोला जाए, थोड़ा सा सावधानी से आप समझिएगा कि डिस्क्रीट टाइप का सिस्टम है या कंटिन्यूअस टाइप का सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम है तो एक ही फॉर्मूला I बराबर mr स्क्वायर, सबका निकालो जोड़ डालो, ठीक। कंटिन्यूअस सिस्टम है तो एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, ठीक। एलिमेंट मान के अपना इंटीग्रेट कर करके ये सब मेथड लगा करके फिर आप वैल्यू को निकालोगे। देखो इस तरह के ये जो डेरिवेशंस हैं ये आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है,
स्कूल्स में तो बहुत कम कराए गए होंगे या हो सकता है ना कराए गए हों। ठीक है, मैंने जो मॉड्यूल आपको दिया है उसमें काफी डेप्थ में है, उसमें और भी अभी 2-4 और है। ठीक है, तो मैं उसके वीडियोस भी आपको, मेरे ही अपने वीडियोस भी मैं आपको दे दूंगा अगर आपका मन होगा आगे और डेप्थ में पढ़ने का तो। ठीक, वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ये सारे जो डेरिवेशंस हैं इन सब का डेरिवेशन मैंने ऐसे डिटेल में समझाया, यूट्यूब चैनल पे सब पढ़ा है अपने। ठीक, अभी मैं आपको उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, और वो बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगा जिसका अभी कोई लॉजिक नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर भी इतना करा दिया है कि इतना समझ के अगर आप उसको करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए दो मेन थ्योरम्स होती हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।